सो वेलकम टू वेदीफाइल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल डिवीजन। सो अगर हम सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो शिल्डन ने श्वान ने दी थी, उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल थ्योरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था बाय रुडोल्फ विर्चो। तो विर्चो एग्जैक्टली फर्म बिलीवर था कि उनको पता था कि लाइफ एग्जैक्टली स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन की नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई सेल्स हैं जो डिवाइड कर रही हैं एंड देन एग्जैक्टली न्यू लाइफ्स को बना के जा रही है, मतलब न्यू सेल को बना के जा रही है। तो सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ गया, दैट इज सेल डिवीजन। मतलब अगर कोई भी पुरानी सेल्स को या फिर एक एग्जिस्टिंग सेल्स को मैं डिवाइड करता हूँ तभी मैं एक नई सेल बना सकता हूँ। ये बहुत वेल एस्टेब्लिश फैक्ट हो चुका था उस टाइम में। मतलब सबको ये बात पता थी कि अगर आप सेल डिवीजन कर सकते हैं तब आप एक नई सेल बना सकते हैं। मतलब कोई भी एक पुरानी सेल लीजिए या फिर एक कोई एग्जिस्टिंग सेल लेते हैं, उसके अंदर डिवीजन से जो सेल्स बनने जा रहे हैं उनका नाम उन्होंने रखा डॉटर सेल्स। और ये बहुत उस टाइम तक एक इस्टेब्लिश फैक्ट था कि इसी तरीके से ग्रोथ होती है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कोई एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है, उसकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई होगी, तो अपन इसी तरीके से बोलेंगे कि सिंगल सेल था, उसके अंदर डिवीजन होता चला गया तो टिश्यूज बनते चले गए एंड देन और डिवीजन हुआ, इस तरीके से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बने और एक पूरी बॉडी बन गई। यानी तो ये उस टाइम तक एक ऑलमोस्ट एक कंसेंसस आ चुका था इस बात के ऊपर। बट ये कोई नहीं जानता था कि क्या सेल डिवीजन में कुछ स्टेजेस हो सकती हैं या सेल्स को कुछ पर्टिकुलर टाइम चाहिए फॉर डिवाइड करने के लिए। तो बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट हुई स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ तो पता लगा कि बैक्टीरिया के पास में तो इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है। अगर सेल ऑर्गेनल नहीं होगा तो सिर्फ एक न्यूक्लियोइड है, दैट मीन्स ओनली डीएनए है। तो आप डीएनए को डबल कर लीजिए, दैट मीन्स डीएनए रेप्लिकेट कर लीजिए। कोई सेल ऑर्गेनल है नहीं तो उनको कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस मीन्स बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड सेल वॉल को डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से रेप्लिकेट कर लेता, मतलब डबल हो जाता है। नहीं तो क्या सेम का सेम एग्जैक्टली यूकैरियोट्स में है? यूकैरियोट सेल्स के पास में बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर प्लांट सेल है तो उनके पास में सेंट्रल वैक्यूल है एंड क्लोरोप्लास्ट भी है। तो डॉटर सेल्स को ये सब देना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि बिना डॉटर सेल्स को ये सब दिए, सेल ऑर्गेनल्स दिए, तो आप सेल डिवीजन को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। यानी तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फेज होगा जो रेस्ट्रिक्टेड होगा या फिर डेडिकेटेड होगा इन सब सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करने के लिए। दैट मीन्स बिफोर सेल डिवीजन हमें ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स एक बार और बनाना पड़ेगा। हाँ, दोनों के दोनों, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, डीएनए बना के जा रहे हैं। दोनों ने अपने डीएनए को पहले डबल किया एंड देन डॉटर सेल्स को दिया, ये तो मस्ट है। दोनों अपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, चाहे प्लाज्मिड हो चाहे कुछ भी, उनको भी डबल करके रखेंगे एंड देन डॉटर सेल्स को देंगे, ये तो मस्ट है। बट डॉटर सेल्स को अगर अपन यूकैरियोटिक सेल्स देते हैं तो सारे के सारे कंपार्टमेंट मिलने चाहिए उस डॉटर सेल्स को। सो दैट मीन्स मदर सेल ने एग्जैक्टली, दैट मीन्स जिसके अंदर डिवीजन हुआ है, हम उस सेल्स को बोलने जा रहे हैं मदर सेल्स। तो मदर सेल ने डिसाइड किया कि ओके एक पर्टिकुलर फेज हम रखेंगे जिसके अंदर हमने सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को हमें डुप्लीकेट करना है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है वो डुप्लीकेट कैसे हो देखते हैं चलो, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे लाइसोसोम्स। यानी और ये मस्ट है सभी सेल्स के लिए। यानी तो इसका मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन बहुत इजी है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम डिफिकल्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम एक पर्टिकुलर स्टेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे। कुछ स्टेजेस सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कुछ एग्जैक्टली ओरिएंटेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, मतलब हम कैसे ओरिएंट करें डॉटर सेल्स को या फिर क्रोमोसोम्स को हम कैसे ओरिएंट करें। एंड हम एक पर्टिकुलर स्टेज देखने जा रहे हैं जिसमें उनका क्रोमोसोमल डीएनए मीन्स डीएनए जो सेल्स का है वो डुप्लीकेट होने जा रहा है, वो रेप्लिकेट होने जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही डेडिकेटेड फेज है। फिर एग्जैक्टली थोड़ा और रिसर्च हुआ तो पता लगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेनली एग्जैक्टली टू टाइप का डिवीजन है। एक रेस्ट्रिक्टेड है सोमेटिक बॉडी के अंदर, दैट मीन्स सोमेटिक सेल्स के अंदर, तो नाम रखा माइटोसिस। और एक रेस्ट्रिक्टेड है जर्म सेल्स के अंदर जिसमें डिवीजन से एग्जैक्टली स्पर्म्स एंड ओवा बनेंगे, तो उनका नाम रखा गया मियोसिस। यानी तो अगर आप माइटोसिस एंड मियोसिस देखते हैं दैट इज ए फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, क्योंकि वहीं पर है क्रोमोसोम्स, वहीं पर है न्यूक्लियस, वहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी। इन यूकैरियोटिक सेल्स में एग्जैक्टली क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे,
वहीं पे सेंट्रियोल हैं, इसलिए वहीं पे प्रोफेज, मेटाफेज मतलब मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स आएंगे, एंड देन वहीं पर एनाफेज आएगा, एंड देन वहीं पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो अगेन वहीं पर न्यूक्लियस बनेगा टेलोफेज के अंदर, वहीं पर ही साइटोकाइनेसिस होगा स्पेशली एक्टिन मॉलिक्यूल्स की मदद से आनी। सो दैट मीन्स अगर अपन प्रोकैरियोटिक देखते हैं तो थोड़ा सेल डिवीजन बहुत सिंपल है, इसलिए प्रोकैरियोटिक में इस तरीके से स्टेजेस नहीं है, कोई माइटोसिस और मियोसिस नहीं है, नॉर्मल तरीके से एक सेल डिवाइड हो जाती है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो हमने वहाँ पे नाम रखा है बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पर हमने नाम रखा है माइटोसिस, जर्म सेल्स में हमने नाम रखा है मियोसिस। यानी तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि माइटोसिस एंड मियोसिस ए फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड बाइनरी फ्यूजन इज ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो एक सेल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेल्स हमेशा एग्जैक्टली ओरिजिनेट होगी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी तो क्या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होना बहुत ज़्यादा मस्ट है? ऑब्वियसली सेल रिप्रोड्यूस कब कर सकती है? जब उसकी वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो एनवायरनमेंट के अंदर। सो दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। और होना भी इसी तरीके से चाहिए, जब भी मदर सेल में डिवीजन होगा हमेशा दो डॉटर सेल्स बनेगी। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। दैट मीन्स अगर एक सेल को अपन कल्चर मीडियम रखते हैं तो वो डिवाइड करेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर डिवाइड, फिर ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी, अगेन ग्रोथ डिवीजन, देन ग्रोथ एंड देन डिवीजन। डिवीजन मीन्स डॉटर सेल इज प्रोड्यूस, डॉटर सेल ग्रो करेगी एंड देन डिवीजन करेगी। तो इस तरीके से क्या एक साइक्लिसिटी है सेल के अंदर? यस, दैट मीन्स ग्रोथ एंड देन डिवीजन, देन अगेन ग्रोथ एंड देन डिवीजन। सो एक तरीके से साइकिल हो गया, यानी ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन, ग्रोथ डिवीजन एंड ग्रोथ डिवीजन। तो हमने इस पर्टिकुलर फेज का नाम ही रख दिया सेल साइकिल। सो सेल साइकिल के दो पार्ट हो गए, नंबर वन इज ग्रोथ फेज और नंबर टू इज डिवीजन फेज। यानी हम ग्रोथ फेज को हो सकता है कि हम पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें, एक्सक्लूसिवली हम बोल के जा सकते हैं दैट इज नोन एज इंटरफेज। दैट मीन्स ये दो डिवीजन फेज की स्टेज है। अगर हम देख सकते हैं यस, ग्रोथ देन डिवीजन एंड देन ग्रोथ देन डिवीजन। सो दो डिवीजन फेज की जो बीच की जो स्टेज है दैट इज नोन एज इंटरफेज और ग्रोथ फेज। बाद में हम ग्रोथ फेज को क्लासीफाई करेंगे, ग्रोथ फेज फॉर द सेल ऑर्गेनल्स, ग्रोथ फेज फॉर द डीएनए एंड ग्रोथ फेज फॉर द पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी की बेसिस हमने इसको थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। हम इसको बहुत डिटेल के अंदर देखने जा रहे हैं। तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ऑब्वियसली हमेशा इसी तरीके से होगा। नहीं, ऑल दीज प्रोसेसेस लाइक सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक्स प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना ग्रोथ के अगर आपने डिवीजन कर लिया तो सेल की साइज ही इंक्रीज नहीं होगी, सेल डेथ हो जाएगी। यानी राइट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम, सिंथेसिस होने जा रहा है डीएनए का एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स का ऑफ द पर्टिकुलर सेल, एंड इवेंचुअली वो डिवाइड होती इनटू डॉटर सेल्स। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यस, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में जिसको हम बोल के आ रहे हैं ग्रोथ फेज फॉर द डीएनए, ग्रोथ फेज फॉर द सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाद में उसके अंदर डिवीजन फेज है। डिवीजन फेज मीन्स वो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। यानी सो अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस हैं। यानी नंबर वन फेजेस इज सेल ग्रोथ फेज, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होने जा रहा है, डीएनए कंटेंट डुप्लीकेशन होने जा रहा है, राइट। एंड सेकंड इज ए डिवीजन फेज, जिसमें एक्जेक्टली सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना रही है। तो डॉटर सेल्स को एक्चुअली क्या आपको अपना डीएनए देना है, तभी तो हमने डुप्लीकेट किया है, तभी तो हमने डीएनए को रेप्लिकेट किया है। एंड क्या डॉटर सेल्स को आप माइटोकॉन्ड्रिया भी देंगे? ऑब्वियसली हमने जितने भी सेल ऑर्गन्स का डुप्लीकेशन किया है वो सभी हमें देना पड़ेगा, ये तो मस्ट है सभी सेल्स के लिए। यानी तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज ग्रोथ फेज, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गन्स का हमने डुप्लीकेशन किया है, डीएनए कंटेंट हमने डुप्लीकेट कर लिया है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डीएनए एंड सेल ऑर्गन्स अमंग द डॉटर सेल्स। यस ऑब्वियसली, तो मतलब हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे हम क्रोमोसोम्स के अंदर जिसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है उसको दो डॉटर सेल्स में इक्वली दे दें। बैक्टीरिया ने काम बहुत इजीली कर लिया क्योंकि उसके पास में ओनली डीएनए सेपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको तो न्यूक्लियस भी देना पड़ेगा, गोल्जी बॉडी इक्वल देनी पड़ेगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, सेंट्रियोल भी इक्वल देना पड़ेगा, एंड देन
क्रोमोजोम्स भी इक्वल देने पड़ेंगे। अब इतने सारे क्रोमोजोम्स हैं, देन हाउ टू सेपरेट देम। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हैव अ सिंगल डीएनए, एक ही डीएनए होता है, उसको डुप्लीकेट करने में कोई इशू ही नहीं है। एक सिंगल डीएनए वो रेप्लिकेट कर लेगा, दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, एक सेल को एक डीएनए दे देंगे, दूसरे सेल को दूसरा वाला डीएनए दे देंगे नहीं। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स देखते हैं तो इतने सारे क्रोमोजोम्स हैं, बहुत सारे क्रोमोजोम्स हैं, और सभी सेल्स को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोजोम्स, तो डॉटर सेल को भी 46 जाना चाहिए, सेकंड डॉटर सेल्स को भी 46 क्रोमोजोम जाने चाहिए। नहीं तो ये प्रोसेस अपन कर कैसे सकते हैं, क्योंकि बिना 46 एंड 46 के तो माइटोसिस इनकम्प्लीट रहेगा। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आप उसको हाफ क्रोमोजोम दे दो या फिर 40 क्रोमोजोम दे दीजिए, काम हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाना चाहिए, एंड देन क्रोमोजोम फर्स्ट इक्वल जाना चाहिए, सेकंड भी इक्वल जाना चाहिए, थर्ड भी इक्वल जाना चाहिए। तो ये इंश्योर करने के लिए आप क्रोमोजोम को डुप्लीकेट कीजिए, सेल ऑर्गन्स को डुप्लीकेट कीजिए, एंड देन डिवीजन फेज में इंश्योर कीजिए कि ये सारे सारे इक्वल जाएंगे, और यही डिवीजन फेज है। डिवीजन फेज इस बात की गारंटी देता है कि जो आपने ग्रोथ फेज में जिन सेल ऑर्गेनल्स का नंबर आपने डबल किया है, वो सेल ऑर्गेनल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डॉटर सेल्स। सो अगर हम फेजेस ऑफ द सेल साइकिल देखते हैं तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स के पास में दो फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज नोन एज ग्रोथ फेज एंड सेकंड इज नोन एज डिवीजन फेज। बट ग्रोथ फेज का दूसरा नाम भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ के बाद डिवीजन है, एंड देन डिवीजन के बाद अगेन ग्रोथ है, एंड देन वापस से डिवीजन है। तो दो डिवीजन फेज के बीच में जो स्टेज होगी दैट इज नोन एज इंटरफेज। सो दैट मीन्स इंटरफेज इज ए स्टेज बिटवीन द टू डिवीजन फेज और एम फेज। बट व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन? टोटल ड्यूरेशन जो डिवीजन की है और जो ग्रोथ की है वो वैरी कर रही है फ्रॉम सेल टू सेल। से फॉर एग्जांपल ये सेल को ओनली 90 मिनट लगता है डुप्लीकेट करने में। अगर अपन बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो ओनली 20 मिनट में रेप्लिकेट कर लेता है, मीन्स डुप्लीकेट कर लेता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर बहुत फास्ट बाइनरी फ्यूजन है। उसी तरीके से अगर अपन और कॉम्प्लिकेटेड सेल्स की तरफ जाते हैं, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन सेल्स देखते हैं तो 24 आवर्स उसको डुप्लीकेट करने में लगता है नहीं। सो दैट मीन्स हम को रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं बिटवीन द टाइम टेकन बाय ए सेल टू डिवाइड एंड देन द कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में थोड़ा टाइम कम लगता है, से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं है, कोई मियोसिस नहीं है, ओनली बाइनरी फ्यूजन है। और अगर अपन यूकैरियोटिक सेल्स देखते हैं तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वी हैव टू डुप्लीकेट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एंड देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डीएनए, वी हैव टू इंश्योर कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिव हो, बहुत परफेक्ट हो अमंग द डॉटर सेल्स। इसलिए हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नंबर वन इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। एम फेज मीन्स माइटोसिस फेज। The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between the two successive M phases. It is significant to note that in the 24 hours average duration of the cell cycle of the human cell division normally lasts only for 1 hour, and interphase lasts for 23 hours. That means 95% of the cell division exactly interphase में है। That means 95% टाइम आपका प्रिपरेशन में जा रहा है और ओनली 5% टाइम आपका एग्जैक्टली डिवीजन में जा रहा है। 95% टाइम आप डिवोट करके जा रहे हैं कि आप सेल ऑर्गेनल्स को डबल कीजिए, डीएनए कंटेंट को आपको डबल करना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपको डबल करना है, एंड ओनली 5% टाइम आपको एक्चुअल सेल डिवीजन की तरफ जा रहा है कि यस डबल हो गया, इस डबल हो गया, एंड नाउ अमंग द डॉटर सेल्स इसको मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है नहीं, और हमेशा होना भी चाहिए। प्रिपरेशन में बहुत सिग्निफिकेंट टाइम डिवोट होता है, और जब एक्चुअल में हमें उसको प्रूफ करना होता है या फिर एक्चुअल में जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें कम टाइम लगना चाहिए नहीं। और ऐसा होता है सभी के साथ में, जैसे आप नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगता है, एंड देन जब आप एग्जामिनेशन सॉल्व में जाते हैं तो ओनली 3 घंटे का पेपर होता है और आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं उस एग्जामिनेशन को। नहीं तो अगर हम एम फेज देखते हैं, एम फेज मीन्स माइटोसिस स्टेज देखते हैं, तो माइटोसिस स्टेज को भी हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, because say prokaryotic cells means primitive nucleus वाली cell, eukaryotic means advanced cells, right? So karyo term stand for the nucleus. So karyokinesis means division of nucleus, because cytoplasm के अलावा जो सबसे important component है that is in eukaryotic cell, that is a nucleus. तो आप nucleus को सबसे पहले divide कीजिए। जितना भी preparation हुई है वो cytoplasm के लिए भी है, साथ साथ में nucleus के लिए भी है। नहीं तो अगर आप साइटोप्लाज्म को से भी मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज न्यूक्लियस, तो सबसे पहला स्टेज है न्यूक्लियर कंपोनेंट को आप अलग अलग कर दीजिए,
and then we have a second stage is known as division of cytoplasm known as cytokinesis, right? तो आप cytokinesis कीजिए and then इसके अलावा आप क्या कीजिए, न्यूक्लियोकैरियोकाइनेसिस कीजिए। यानी सो इंटरफेज को नॉर्मली हमें ये नहीं बोलना चाहिए दैट इज नोन एज रेस्टिंग फेज, राइट, बिकॉज द सेल इज नॉट इन द रेस्टिंग स्टेज, द सेल इज बेसिकली प्रिपेयरिंग, metabolically very active, cell is preparing for the next cell division, right? So in the interphase, though called it as a resting phase, is a time during which the cell is actually preparing for the division, right? तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये रेस्टिंग है, राइट, क्योंकि सेल एग्जैक्टली अपने आप को प्रिपेयर कर रही है फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशंस, यू कांट से कि यू आर रेस्टिंग। नो डाउट आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो दैट डे इज योर division phase or the phase how you are performing in the examinations, how you will perform in the examinations, वो एक अलग phase हो गया नहीं। So that means interphase is not actually a resting phase, it is actually a growth phase in which cell is deciding कि yes कि उसको थोड़ा टाइम बाद में division के लिए proceed करना है। So the interphase is further divided into three further phases. Number one is a growth phase or gap phase, and number two is S phase or DNA replication phase, and third is a growth phase to G2 phase. हमने इनका नाम क्यों रखा G1 phase, S phase and G2 phase? Exactly, S phase is a phase where DNA replication takes place. उससे पहले की अगर कोई phase है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज G1, एंड उसके बाद में जो सेल डिवीजन स्टेज आई है, उसके बाद में जो ग्रोथ स्टेज आई है, दैट इज नोन एज G2. So the interphase is divided into three further phases. Number one is G1 phase or gap 1, S phase or S synthesis phase, and G2 phase is gap 2 phase. G1 phase is corresponding to the interval between the mitosis, हम बोल सकते हैं आराम से, and initiation of DNA replication. आप देख सकते हैं M phase and initiation of DNA replication के बीच की स्टेज है। During G1 phase the cell is metabolically very active, continuously growing, but does not replicates its DNA. DNA replication के लिए we have a very specific phase that is known as S phase. और S phase marks the period during which DNA synthesis और replication takes place. सबसे important S phase क्योंकि exactly यही है जहाँ पर DNA replication होने जा रहा है। So अगर suppose आप मेरे को बोल के हैं कि what about the DNA content, अगर मेरे पास 46 chromosomes हैं, haplod chromosomes are 23, ह्यूमन के पास में 23 क्रोमोजोम्स है, आप क्रोमोजोम नंबर 1 का डीएनए ले लीजिए, सेकंड का ले लीजिए, थर्ड का ले लीजिए, फोर्थ का ले लीजिए, इस तरीके से आप सारे 23 क्रोमोजोम्स का डीएनए लेते हैं, और अगर मैं उन सबको ऐड करता हूं, मैं सम अप करता हूं ऑल द डीएनए, सो कैन आई से दिस हैप्लो डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल? यस, बहुत इजीली. सो दैट वैल्यू इज नोन एज सी वैल्यू. व्हाट इज सी वैल्यू? सी वैल्यू इज ए हैप्लो डीएनए कंटेंट. सो हाउ टू कैलकुलेट द सी वैल्यू ऑफ ए सेल? हम कैसे एक सेल की सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? आप क्रोमोजोम फर्स्ट के अंदर जो डीएनए है उसको मेजर कर लीजिए, सेकंड का डीएनए को ऐड कर लीजिए, थर्ड डीएनए ऐड कर लीजिए, इस तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th 23 क्रोमोजोम्स के डीएनए को आप ऐड कर लीजिए, यू विल गेट अ सी वैल्यू. तो क्या वी आर डिप्लॉयड? यस, ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर डिप्लॉयड. सो दैट मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स डिप्लॉयड हैं. डिप्लॉयड होने के साथ साथ में उनके पास में सी वैल्यू होगी कि उनके पास में 2C होगा, क्योंकि हैप्लॉयड इज अ C, सो वी आर डिप्लॉयड, सो वी आर हैविंग 2C. सो हमारे पास में each and every cell in the very beginning means in G1 stage we have a 2C. 2C and 2N we are diploid. हम N को कैसे डिफाइन करते हैं? क्रोमोजोम्स के नंबर से डिफाइन करेंगे. इफ क्रोमोजोम्स के जब हम काउंट करने जाएंगे, एक माइक्रोस्कोप हम देखने जा रहे हैं. सबसे पहले मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर एक यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ह्यूमंस की सेल्स है, वो मैंने फिक्स की है, और अब हम उसका कैरियोटाइप देखने जा रहे हैं या फिर हम उसके क्रोमोजोम्स को देखते हैं. तो हम देख सकते हैं यस, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स? देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, दैट मीन्स 46 क्रोमोजोम्स. So I can say 23 pair, that means diploid, yes, they are diploid. So that means 46 in chromosome in total, yes. So that means 2n is equal to 46. तो अगर मैं दोबारा कभी भी क्रोमोजोम देखता हूँ, अगर मेरे को 46 काउंट करने में आता है तो मैं बोलूँगा डिप्लॉयड है, एंड दैट मीन्स 2n है. और अगर मैं हैप्लॉयड डीएनए देखता हूँ तो मेरे पास 23 क्रोमोजोम्स मुझे ऑब्जर्व होंगे. मैं काउंट कर लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से. यानी तो अभी मेरे पास 46 क्रोमोजोम है, मैं आराम से बहुत ईजी वे में लाइट माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ. सो अगर हम जीवन फेज में देखते हैं तो जीवन फेज में चलो हम वापस माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं और हम जीवन फेज में देखते हैं. जीवन फेज में आप देख सकते हैं क्रोमोजोम्स एग्जैक्टली 46 हैं, यस. सो डिप्लॉयड है, बिल्कुल डिप्लॉयड है. और अगर हम क्रोमोजोम्स के अंदर देखने जा रहे हैं तो यस, वी हैव ए सिंगल डीएनए इन ए क्रोमोजोम्स, सो 2C ओनली.
क्योंकि सेल इज डिप्लॉयड, हैप्लॉइड सेल में C वैल्यू होता है, तो यहाँ पे 2C वैल्यू होगा, क्योंकि एक डिप्लॉयड सेल के अंदर 2C वैल्यू होता है नहीं। तो ये जीवन फेज है। जीवन फेज के अंदर सेल ऑर्गेनल्स आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो चुका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर चुका है, गोल्जी का साइज इंक्रीज हो चुका है, राइट, लाइसोसोम्स का नंबर बहुत अच्छा खासा हो चुका है, राइबोसोम बहुत फास्ट सिंथेसिस होने जा रहा है, सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बहुत फास्ट है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग, बट अभी भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। नहीं, ये तो ग्रोथ फेज है, दैट इज नोन एज जीवन फेज। मेटाबॉलिकली सेल बहुत एक्टिव है, बहुत हाई रेट है एटीपी सिंथेसिस की, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूसिंग टू मच एटीपी, कंटिन्यूसली एटीपी सिंथेसिस होने जा रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलीजिंग टू मच एटीपी इनसाइड द साइटोप्लाज्म, बहुत फास्ट एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को भी दे रहा है एटीपी, राइट। ए ट्रू पावर हाउस of the cell is mitochondria and that is reflected in the G1 phase. G1 phase में बहुत अच्छी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने फंक्शंस को, टू मच एटीपी इज रिलीज, सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। ग्रोथ फेज रियल सेंस में G1 है, बहुत टाइम लगेगा, G1 इज ए लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो सेल कंटिन्यूसली अपने आप को मेंटेन कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल, कंटिन्यूसली उसके अंदर एटीपी सिंथेसिस है, राइबोसोम बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, टू वेरी हाई रेट ऑफ ट्रांसलेशन, वेरी हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनने चाहिए, दिस ए वेरी हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एमआरएनए सिंथेसिस होने जा रहा है जिनका ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बनने जा रहे हैं। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं मेटाबॉलिकली सेल इज वेरी एक्टिव इन द G1 फेज। बट व्हाट अबाउट डीएनए कंटेंट? डीएनए कंटेंट हम ऑलरेडी माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हैं कि G1 फेज के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो एग्जैक्टली 2C है और 2N है। तो अगर हम अब इसको हम देखने जा रहे हैं S फेज के अंदर, तो वंस G1 इज कंप्लीटेड द सेल इज एंटर इनटू S फेज। S फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली जो उनके अंदर डीएनए है वो डबल होने जा रहे हैं, बट द रिमेन अटैच थ्रू सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल होने जा रहा है। क्रोमोसोम्स अभी भी 46 आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर नंबर चेंज नहीं हुआ है, बट क्रोमोसोम्स के अंदर एक नया क्रोमेटिड अटैच हो गया है, सो दैट क्रोमेटिड इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसका मतलब क्रोमोसोम्स ने अपना जो डीएनए कंटेंट है उसको डबल किया है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए हैं। अभी भी क्रोमोसोम्स को अगर मैं काउंट करता हूँ एस फेज के अंदर माइक्रोस्कोप में लेके जाके 1 2 3 4 5 6 46 क्रोमोसोम्स ही हैं, क्रोमोसोम कंटेंट उतना का उतना है, बट एक नया क्रोमेटिड अपेयर हुआ है। अगर मैं इन दोनों क्रोमेटिड को कंपेयर करता हूँ, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो डीएनए का अरेंजमेंट एक क्रोमेटिड पे है, डिटो सिमिलर डीएनए अरेंजमेंट, सिमिलर एलील, सिमिलर जीन्स आर फाउंड ऑन द नेक्स्ट क्रोमेटिड, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो सिस्टर क्रोमेटिड आप एस फेज में आप देख सकते हैं। तो क्या डीएनए कंटेंट डबल हुआ है? डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, 4C हो चुका है, हैप्लो डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, हैप्लो डीएनए कंटेंट एग्जैक्टली 4 टाइम्स हो चुका है। एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर पहले 2C था, अब 4C हो चुका है, बट क्रोमोसोम्स का नंबर अभी भी 46 ही है, वो अभी भी डिप्लॉयड है। सेल इज डिप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46 ओनली, द सेल इज डिप्लॉयड, अभी भी क्रोमोसोम 46 है, सेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो चुका है, मतलब 2C से इंक्रीज होकर 4C हो चुका है। सो दैट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल का भी एग्जैक्टली अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट स्टार्ट हुआ है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द सेल डिवीजन। कैसे, हम थोड़ा टाइम बाद में बहुत अच्छे एनिमेशंस के थ्रू इसको देखने जा रहे हैं। सो नाउ द सेल एंटर इनटू द G2 फेज वंस डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। अब सेल को पता है कि नहीं, अब अपन को डीएनए कंटेंट डबल कर चुके हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम है, अब हमें एग्जैक्टली जाना चाहिए एक नेक्स्ट राउंड की तरफ, जिसमें सेल ने डिसाइड कर लिया है कि अब उसको क्रोमोसोम्स को इक्वली सेग्रीगेट करना है, क्रोमोसोम्स को इक्वली सेग्रीगेट करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराना है, गोल्जी को एग्जैक्टली इक्वली लेके जाना है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज सेल के अंदर सिंगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंगल न्यूक्लियस है, तो कैसे वो दो डॉटर सेल्स को दो न्यूक्लियस दें, इक्वल नंबर के अंदर न्यूक्लियस दें, कैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिवीजन करे और कैसे गोल्जी का डिवीजन करे। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा है, राइबोसोम्स आर प्लेंटी इन द सेल, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन में उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए अमंग द डॉटर सेल्स। ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने G2 फेज
स्पेसिफिकली डेडिकेटेड करके रखी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. So tubulin protein starts synthesizing in the G2 phase. So in G2 phase सारी जो मशीनरी होगी वो डेडिकेटेड होगी फॉर द इक्वल सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अमंग द डॉटर सेल्स. तो इसके लिए उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स का सिंथेसिस स्टार्ट किया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का असेंबली स्टार्ट करेंगे एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का ओरिएंटेशन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट. बट क्या सेल डिवीजन इज ए फीचर ऑफ ऑल सेल्स? क्या कोई भी ऐसी सेल्स नहीं है जो एग्जैक्टली कंप्लीटली रेस्ट फेज में हो, जो ग्रोथ कर रही हो बट जिसके अंदर डिवीजन नहीं हो, जो लिविंग हो बट एग्जैक्टली जिसके अंदर डिवीजन नहीं हो? दैट मीन्स जो अपना मेटाबॉलिकली वो एक्टिव हो, सारे के सारे फंक्शंस वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही हो, जो डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है, राइट. इट्स नॉट अबाउट द स्टेम सेल्स, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं बट उसके अंदर डिवीजन नहीं है. बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर डिवीजन है, डिफरेंशिएशन का सेल डिवीजन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है. योर स्किन सेल इज डिफरेंशिएटेड बट डिवाइडिंग, राइट. योर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर डिफरेंशिएटेड बट दे आर डिवाइडिंग. बट मेन पॉइंट इज वो सेल्स डिफरेंशिएटेड है, यस, और वो सेल्स एक्टिव है, बिल्कुल वो एक्टिव है, बट उनके अंदर डिवीजन नहीं है. से फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स एग्जैक्टली वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट. आपकी नॉर्मल स्केलेटल मसल्स के अंदर डिवीजन है, जब भी इंजरी हो जाएगी स्केलेटल मसल्स अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं, राइट. बट आपके हार्ट मसल्स के अंदर या फिर हार्ट सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं है, राइट. द रीजन इज दे आर इन द G0 स्टेज. दैट मीन्स वो सेल डिवीजन की क्विसेंट स्टेज के अंदर हो चुकी हैं, उनके अंदर बेसिकली सेल डिवीजन नहीं है, राइट. ये जो फिनोमेना है वो सभी सेल्स के अंदर नहीं है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी. अगर स्किन के अंदर ये फिनोमेना आ जाए तो जब इंजरी होगा या फिर सेल डेथ होगा तो हाउ टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर डेड सेल्स, राइट. जो लिविंग सेल्स है वो एग्जैक्टली डेड सेल्स को कंटिन्यूसली वहाँ पर रिप्लेस कर रही है.